नमस्कार, मैं हूं जायरा अली और लोकतंत्र में बहुत स्वागत है आपका। चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस खास प्रोग्राम की। यूक्रेन में 2 दिन से जारी रूस के हमलों के बीच अब एक बड़ी खबर सामने आ रही है। रूस के विदेश मंत्री ने यूक्रेन के साथ बातचीत पर सशर्त हामी भरी, तो वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन भी टेबल टॉक पर आ गया है। दरअसल रूस ने कहा था कि अगर यूक्रेन की सेना हथियार डाल दे तो हम बातचीत करने को तैयार हैं। ऐसे में यूक्रेन ने बातचीत के लिए रूस के राष्ट्रपति पुतिन को बातचीत का न्योता भी दिया है। जानकारी आ रही है कि पुतिन यूक्रेन से बातचीत करने के लिए तैयार हो गए हैं। इस बीच यूक्रेन में फंसे भारतीयों की वापसी शुरू कर दी गई है। रोमानिया के रास्ते से इन सभी को देश वापस लाया जाएगा। वैसे भारतीय छात्रों की वतन वापसी की तैयारी कल ही शुरू कर दी गई थी, जब विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी थी कि पोलैंड और हंगरी के रास्ते से सभी को बाहर निकाला जाएगा। रूस के हमलों के बीच यूक्रेन ने बातचीत का न्योता दिया है। रूस भी बातचीत की टेबल पर आने को तैयार है, लेकिन इसके लिए उसने एक शर्त रखी है। रूस के विदेश मंत्री ने साफ कर दिया है कि अगर यूक्रेन के सैनिक अपने हथियार डाल देंगे तो बातचीत की जा सकती है। रूस की पहले से ही ये रणनीति थी कि यूक्रेन को घुटनों पर लाया जाए और फिर सरेंडर करने के लिए मजबूर किया जाए। इस बीच यूक्रेन, हंगरी और पोलैंड में भारतीय दूतावास ने यूक्रेन में भारतीय नागरिकों के लिए नई एडवाइजरी जारी की है। इस एडवाइजरी में जानकारी दी गई है कि जरूरत पड़ने पर बम शेल्टर कैसे खोजें। दूतावास ने लोगों से कहा है कि अगर वो राजधानी कीव जा रहे हैं तो वहां न जाएं और उन शहरों में लौट जाएं जहां वो रहते हैं। विदेश मंत्रालय ने यूक्रेन में भारतीयों को सहायता और सूचना प्रदान करने के लिए एक 24/7 नियंत्रण कक्ष बनाया है। भारत से यूक्रेन जाने वालों में सर्वाधिक संख्या छात्रों की है। इनमें ज्यादातर डॉक्टरों की पढ़ाई करने यूक्रेन जाते हैं। ऐसे लोगों की तादाद तकरीबन 18 से 20 हजार बताई जा रही है। पहला भारतीय विमान 242 यात्रियों को लेकर मंगलवार को दिल्ली पहुंचा है, लेकिन अभी भी वहां कई भारतीय फंसे हुए हैं। इंडिया एम्बेसी ने पहले डिसीजन लिया ना, अभी ले रही है। पहले उन्होंने यहाँ पे स्टक कर दिए, उन्होंने कोई डिसीजन नहीं दिया। आपकी क्लास ऑनलाइन होंगी, आप घर चले जाइए। हम डेली ईमेल करते थे, वो कोई रिप्लाई नहीं करते थे। और हम तो ये चाहते हैं कि यहाँ पे और ज्यादा हालत खराब हो, इससे पहले सरकार हमें निकाले। अभी यहाँ पे सिचुएशन बहुत ही टेंस्ड है, हमें नहीं पता हमें क्या करना है, हर तरफ कंफ्यूजन है, बहुत ही स्कैरी सिचुएशन है। और ऊपर से यहाँ पे अभी आपने जैसा देखा सुबह अटैक्स भी हुई हैं। इनफैक्ट इवानो फ्रैंकिस के एयरपोर्ट के पास भी अटैक हुआ है। तो हमें नहीं पता कि क्या करना चाहिए। बस मैं ये इंडियन गवर्नमेंट से मैं सिर्फ ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज एम्बेसी जल्दी कुछ एक्शन ले और हमें यहाँ से इवैक्यूएट करने का तरीका बताए। So much of tension इधर में अभी I'm sitting and giving the interview to you, but right now the fighter planes are going on top. The Russian fighter planes have already entered. It's a very tense situation. इधर में बहुत tense situation है। मैं किसी दोस्त के घर में है। इससे पहले गुरुवार को पीएम नरेंद्र मोदी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात करके अमन की अपील के साथ अपनी चिंताएं बताई। वहीं यूक्रेन ने भी भारत से मदद की गुहार लगाई है। दरअसल भारत के लिए ये कूटनीतिक कौशल की बड़ी परीक्षा है। सबकी निगाहें लगी हैं कि भारत कैसे संतुलन बनाएगा। रूस यूक्रेन संकट ने भारत के लिए धर्म संकट पैदा कर दिया है। भारत ना तो अपने पुराने दोस्त रूस से अपने रिश्ते खराब करना चाहता है और ना ही अमेरिका से नए दौर में बढ़ती करीबी को नुकसान पहुंचाना चाहता है। रूस जहां भारत का अहम रक्षा साझेदार है, वहीं चीन के खिलाफ अमेरिका ने खुलकर भारत को समर्थन दिया है। पत्रकारों को ब्रीफ करते हुए भारत के विदेश सचिव श्रृंगला ने कहा है कि भारत जरूरत पड़ने पर दोनों पक्षों के बीच बातचीत कराने में मदद करने के लिए तैयार है। श्रृंगला ने कहा कि अमेरिका की ओर से रूस पर नए प्रतिबंधों की घोषणा का असर भारत पर क्या होगा, इस पर अभी स्टडी करने की जरूरत है। दरअसल पश्चिमी देश भारत को रूस की कार्रवाई को अनदेखा करने और दोहरे मापदंड अपनाने के तौर पर देखते हैं, लेकिन चीन के मामले में भारत इसे क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता के तौर पर उठाता रहा है। वहीं भारत के रूस के साथ सामरिक संबंध और सैन्य जरूरतों के लिए निर्भरता बड़ा कारण है। भारत की 60 से 70% सैन्य उपकरणों की आपूर्ति रूस से होती है। चीन के साथ जारी तनाव के बीच ये और जरूरी है। Putin has two options.
One is that even now, today or tomorrow, he can say, we have achieved the objective and I am declaring victory. And he can end the conflict. One option. The other option to carry on the conflict till Zelensky is either captured, killed or replaced. You know what I mean? ये पूरे विश्व के लिए चिंता का विषय, हमारे लिए चिंता का विषय प्राथमिक तौर पे ये है कि हमारे 20,000 छात्र और नागरिक फंसे हुए हैं। मुश्किल से 200-250 लोग वापस आ पाए। मैं वो SOS वीडियो देखता हूँ परेशान छात्रों के, मुझे भी कई कॉल बिहार से आए हैं, बेबस महसूस कर रहे हैं। तो सरकार को तो उच्च स्तर पर इसकी कोशिश करके जल्द से जल्द इवैक्यूएशन सुनिश्चित करना चाहिए। यूक्रेन पर रूसी हमले ने विश्व की अर्थव्यवस्था पर भी नकारात्मक प्रभाव डाला है। इसका प्रभाव भारत की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ने वाला है। इस समय भारत कच्चे तेल की अपनी जरूरत का 80% से अधिक हिस्सा आयात करता है, जो सालाना करीब 150 अरब डॉलर है। कच्चे तेल की कीमतों में किसी भी तरह की बढ़ोतरी का पेट्रोल और डीजल की घरेलू कीमतों पर सीधा असर होगा। एक अनुमान के मुताबिक कच्चे तेल की कीमत में $1 प्रति बैरल की बढ़ोतरी से भारतीय अर्थव्यवस्था पर 8,000 से 10,000 करोड़ का बोझ बढ़ जाता है। सितंबर 2014 के बाद पहली बार गुरुवार 24 फरवरी को कच्चा तेल $100 प्रति बैरल के पार जाकर 105 तक जा पहुंचा था। रूस और यूक्रेन में तनाव अक्टूबर 2021 में बढ़ना शुरू हुआ। उस वक्त क्रूड $85 प्रति बैरल पर था। उस वक्त से लेकर अब तक इसकी कीमत में करीब 24% की उछाल दर्ज की गई है। जानकारों का कहना है कि यूक्रेन संकट का सीधा असर भारत की आम जनता पर पड़ना तय है। पेट्रोल, डीजल, गैस, खाद्य तेल और गेहूं जैसी कमोडिटीज महंगी होंगी। प्राकृतिक गैस महंगी होने से फर्टिलाइजर, बिजली और ऐसे सभी रसायनों के दाम बढ़ेंगे जिनके उत्पादन में गैस का इस्तेमाल होता है। साफ है, रूस और यूक्रेन के बीच जो संकट खड़ा हुआ है उसका दायरा सिर्फ 2 देशों के बीच सीमित नहीं, बल्कि ये काफी बड़ा है। संकट को जल्द सुलझा लेने से ही वैश्विक अर्थव्यवस्था को पटरी से उतरने से रोका जा सकता है, जो पहले ही कोरोना महामारी की वजह से कमजोर स्थिति में है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। तो यूक्रेन में 2 दिन से रूस के हमले लगातार जारी हैं और ये जो संकट है ये खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। इसी पर आज हम चर्चा भी करने वाले हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीजेपी से महेश वर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके अलावा डॉक्टर अजय उपाध्याय जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव भाटिया जो कि एक्स डिप्लोमेट है वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ब्रिगेडियर विनोद दत्ता जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे इस खास प्रोग्राम में। सबसे पहले राजीव भाटिया जी आपके पास आना चाहूंगी। अब जो मौजूदा स्थिति हम देख रहे हैं रूस और यूक्रेन के बीच में, अभी ताजा अपडेट ये सामने आई है कि यूक्रेन ने जब कहा रूस से कि हम बातचीत के जरिए मामला सुलझा सकते हैं, तो सशर्त रूस ने हामी तो भरी है और कहा है कि यूक्रेन पहले हथियार डाले तो हम बातचीत के लिए आगे बढ़ सकते हैं। तो ऐसे में कुछ समझौते की उम्मीद की जा सकती है क्या? अभी किस तरह से ये स्थिति आगे बढ़ेगी ये बहुत विश्वास के साथ कहना मुश्किल है जी। बराबर एक बड़ी जटिल स्थिति है और हर घंटे हर दिन बदल रही है। इसमें कोई शक नहीं है कि रूस और यूक्रेन के बीच में शक्ति संतुलन पूरी तरह से रूस के तरफ है और जहां तक यूक्रेन है उसके पास बहुत ज्यादा साधन नहीं है, ना ही उसके ज्यादा मित्र हैं जो उनकी सहायता कर सकते हैं जी। इसलिए मैं यही समझता हूं कि सभी चीजों को देखते हुए ये लगता है कि रूस की सरकार सबसे पहले अपना नियंत्रण जमाना चाहेगी और उसके पश्चात जो भी उनकी आवश्यकताएं हैं, जो उनकी मांगे हैं, उसको सामने रखेगी। तो अभी हम लोगों को बहुत अच्छी तरह से इसको देखना होगा और किसी जिसे कहते हैं कि फाइनल कंक्लूजन्स होते हैं, अंतिम निष्कर्ष होते हैं, उन पर नहीं पहुंच पाए। जी बिल्कुल, और अब देखना होगा आगे अगर बातचीत भी होती है तो क्या होता है, क्योंकि उन्होंने शर्त भी साथ में रखी हुई है कि यूक्रेन अपने हथियार डाले, उसके बाद ही देखेंगे कि क्या कुछ निकलकर सामने आता है। विनोद दत्ता जी आपके पास आना चाहूंगी कि अब आप किस नजर से देख रहे हैं जो मौजूदा हालात अब दोनों देशों के बीच में बने हुए हैं और जो स्थिति अभी भारत में है उसको आप किस तरह से देखें, भारत पर इस चीज का कितना इफेक्ट पड़ेगा? सूरत हाल है जैसा अभी
भाटिया साहब ने बताया जी कि जो पावर बैलेंस है या जो समीकरण है वो रूस के फेवर में है और रूस ने अब कीव को चारों तरफ से उसकी घेराबंदी कर ली है और उसके जितने भी ईग्रेस या इनग्रेस रूट्स हैं उनको सील कर दिया है। तो वो अब विवश करेगा कि ज़ेलेंस्की या तो सरेंडर करें या उनकी शर्तों को माने और जो पुतिन साहब चाहते हैं वो उनकी बातों से सहमत हों। और पुतिन साहब की बातों से ये बिल्कुल क्लियर हो गया है और साफ हो गया है कि वो पूरे एरिया को डीमिलिटराइज करेंगे, डीपोलिटिसाइज करेंगे, क्योंकि वो चाहेंगे कि वहां वो हुकूमत काबिज हो जिसे वो चाहते हैं और वो एक कठपुतली सरकार हो, क्योंकि रशिया वहां अपने पैर नहीं जमाएगा लेकिन वो ऐसी सरकार को वहां हुकूमत को काबिज करेगा जो उसके इशारों पे चलेगी। दूसरी चीज आपने कहा कि भारत पे इसका क्या इम्पैक्ट होगा। देखिए, भारत पे इसके दो तरीके के इम्पैक्ट होंगे, एक तो इकोनॉमिक इम्पैक्ट और दूसरा मिलिट्री या सामरिक इम्पैक्ट। इकोनॉमिक इम्पैक्ट देखिए आप, जो कच्चा तेल है उसकी कीमतें में इजाफा होगा। एज इट इज भारत में इसकी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की काफी किल्लत थी और पैसों से इसके जो प्राइस को लेकर काफी चर्चा चलती रहती हैं और लोगों में भी इसका रोष है। दूसरी चीज, वहां से काफी वीट वगैरह भी भारत को आता था और इस तरह के और भी खनिज वहां से आते थे। तीसरी चीज है सामरिक दृष्टिकोण से अगर आप देखें तो भारत का जो वेपन प्रोफाइल है या जो इक्विपमेंट प्रोफाइल है वो करीब 65% ईस्ट यूरोपियन ब्लॉक से आता है और ये जो अर्स्टवाइल सोवियत संघ था। तो भारत की एक बहुत बड़ी डिपेंडेंस जो आर्मामेंट है या एरो इंजन्स हैं या एयरक्राफ्ट्स हैं वो रशिया पे है या ईस्ट यूरोपियन ब्लॉक कंट्रीज पे है। यूक्रेन से आप देखिए AN-32 जो हमारा वर्क हाउस है वो उसके अपग्रेडेशन के प्रोग्राम चल रहे थे। AN-178 और 172 का भारत ने करार भी साइन कर दिया था। एरो इंजन्स वहां से आते हैं और भी कई चीजें वहां से आती हैं। तो हमारा जो अगर ये बैलेंस टिल्ट होता है और रशिया इसको गवर्न करना शुरू कर देता है या उसका जो वर्चस्व रहता है तो भारत एक मिडिल पाथ फॉलो करेगा, क्योंकि भारत नहीं चाहेगा कि वो रशिया से अपने संबंध खराब करे जो काफी प्रगाढ़ हैं और पुराने हैं और रिलायबल हैं। अमेरिका देखिए, आपने देख लिया है कि अमेरिका एक डिपेंडेबल अलाई नहीं है और उसने ये बात हर मोड़ पे विश्व के हर कोने में ये साबित की है। हाल ही में अफगानिस्तान की आप जिक्र कीजिए, जिस तरह से वो दुम दबा के वहां से भाग गया। सोमालिया में देखिए गृह युद्ध वो शांत नहीं कर पाया, तो वहां जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर हमने अफगानिस्तान के वक्त भी देखा था किस तरीके से उन्होंने अपने तमाम सैनिक वापस बुला लिए थे और अब भरोसा आसानी से नहीं किया जा सकता है अमेरिका के ऊपर, ये तो एक बड़ी वजह है ही। और यहाँ पर भारत को जाहिर तौर पर एक न्यूट्रल भूमिका में रहना चाहिए तो ही बेहतर होगा। महेश वर्मा जी भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ बीजेपी से। महेश वर्मा जी, अब जिस तरीके से भारतीय अब फंसे हुए हैं यूक्रेन में, उनको निकालने के लिए लगातार कोशिशें तो जारी हैं, लेकिन अब सरकार की तरफ से क्या कुछ अहम कदम यहां पर उठाए गए हैं? क्योंकि जल्द से जल्द वहां से छात्रों को निकालना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि उनकी जान पर लगातार वहां पे खतरा मंडरा रहा है। तमाम जो छात्र हैं वो अपने वीडियोस भी वायरल कर रहे हैं कि उन्हें कैसी दिक्कतें वहां पर पेश आ रही हैं। उनका एक दिन रहना भी मुहाल हो रहा है, बल्कि 1 घंटे तक भी वो लोग वहां पर चैन से नहीं रह पा रहे हैं। सायरा जी, हमारी पहली प्राथमिकता यही है कि हम इतने हजारों हजार जो हमारे भारतीय हैं उनकी जान माल की हम सुरक्षा को सुनिश्चित करें, उनको सुरक्षित ढंग से भारत ले आए। ये तो हमारी प्राथमिकता है और हम भारत जो है सक्षम भी है। अफगानिस्तान देख लीजिए या सीरिया देख लीजिए, हमारे पूर्व की सरकारें भी इस मामले में, हम जब कोई ऐसा संकट आता है तो निश्चित रूप से पूरा देश जो है और जो हमारी व्यवस्था है वो सक्षम है और हम कारगर सिद्ध भी हुए हैं और हर मौके पर उसको हमने कहीं न कहीं साबित किया है कि इस मामले में हमारे जो विदेश नीति है, हमारे जो विदेशी संबंध हैं, वो कहीं न कहीं वो रसूख हमारे काम आते हैं। और आज की डेट में तो विशेष तौर पे जब हमारे प्रधानमंत्री हैं जिनकी वजह से एक टाइम जो है यूरोपियन कंट्रीज में या बाहर के देशों में एशियन कंट्रीज के रूप में हम लोग जाने जाते हैं,
लेकिन अब इंडियन के रूप में एक पहचान हमारी बननी शुरू। वो अब आसमान छूने लगेगी। करीब $9 बिलियन की हम बात करें तो रोज का कारोबार है यूक्रेन से भारत का। देखिए, वैश्विक शक्ति संतुलन के दृष्टिकोण से यदि देखें तो ये वाकई दुर्भाग्यपूर्ण है, और जिस तरह की परिस्थितियां विश्व के स्तर पर अब बनने जा रही हैं, ये यूरोप का जो पूरा शक्ति संतुलन है कहीं ना कहीं नए डायमेंशन में इसको देखेगी। पूरा विश्व समुदाय भी इसको देख रही है, और कहीं ना कहीं अमेरिका और रूस का जो ये तानातानी है, इसमें निश्चित तौर पे एक जो सबसे बड़ा शत्रु देश हमारा चाइना है, चाइना की अप्रत्यक्ष ताकत वैश्विक स्तर पर बढ़ने की संभावना है, जो लॉन्ग टर्म में हमारे फॉरेन विदेश नीति के संदर्भ में चिंताजनक है। जहां तक बात महंगाई की है, महंगाई तो वैसे भी 45 साल से सर्वाधिक है। अभी कोरोना से पहले की जो हालत थी वो और आज की हालत दोनों बहुत ही चिंताजनक है देश के नागरिकों के लिए। एक फैक्टर जरूर होगा, इससे भी कुछ महंगाई बढ़ेगी और सरकार को इस पर नीतिगत फैसले लेने होंगे। आर्थिक पॉलिसी, अपनी आर्थिक नीतियां इस तरह से करनी होंगी जिससे कम से कम इस पर कहीं ना कहीं चेक एंड बैलेंस हो। तीसरी बात, हमारे नागरिकों की सुरक्षा का एक मेजर प्रश्न है। 17 तारीख को कांग्रेस पार्टी के अधिकृत राष्ट्रीय टीम ने प्रधानमंत्री जी को और विदेश मंत्री जी को एक लिखित में आवेदन और आग्रह किया था कि आप जो है हमारे नागरिकों की सुरक्षा के लिए शीघ्र कोई काम कर सके, विमान भेजना हो, बाकी चीजें हो, वहां से किसी तरह वहां से उन लोगों को लाने का प्रयास करें। 17 तारीख से आज 25 तारीख है, इतने दिनों के बीच में चलिए कल से तो परसों से युद्ध शुरू हो गया है, लेकिन उस दौरान यदि हमने तेजी से काम इस पर किया होता तो आज जो हालात हमारे देश के उन नौजवानों का है जो वहां पे पढ़ने गए हैं या सामान्य नागरिक जो यहाँ पे गए हैं किसी कारोबार के दृष्टिकोण से, आज वो इस भय की स्थिति में वातावरण में नहीं जी रहे होते। मुझे पूरा भरोसा है और कांग्रेस पार्टी पूरा समर्थन करेगी। सरकार यदि कोई भी ऐसे नीतिगत फैसले करती है जिसमें हमारे नागरिकों को यहाँ लाने का प्रयास किया जाए। विदेश नीति के स्तर पर जहां तक बात है, डिप्लोमेसी डिलेड डिप्लोमेसी चल रही है, मुझे लगता है राइट टाइम पर राइट डिसीजन सरकार को लेना चाहिए और भारत सरकार जो भी निर्णय लेती है नागरिकों के लिए और देश के हित में, कांग्रेस पार्टी को कोई आपत्ति नहीं है। जरूर हम सजेशन देंगे, सुझाव देंगे, आग्रह करेंगे, विनती करेंगे कि हमारे नागरिकों की सुरक्षा सर्वोपरि है और उस पर ध्यान रखा जाए। जाहिर तौर पर नागरिकों की सुरक्षा सर्वोपरि है और सबसे अहम बात यहाँ पर यह है अजय उपाध्याय जी कि जल्द से जल्द भारतीयों को भारत लाना होगा, ये प्राथमिकता होनी चाहिए यहाँ पर भारत सरकार की। चलिए ठीक है, देखते हैं कि आखिर कब तक ये जो पूरा जो प्रक्रिया है इसे किया जाएगा और तमाम जो फंसे हुए हैं भारतीय यूक्रेन में उन्हें वापस भारत लाया जाएगा। राजीव भाटिया जी, सर आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि जैसे कि हम देख रहे हैं इस पूरे हालात को, तो क्या जो रूस है वो ये चाह रहा है कि एक बार फिर से यूएसएसआर को हम बना लें, एक बार फिर सुप्रीम पावर के तौर पर साबित होना चाहता है? ये एक खास मंशा यहाँ पर रूस की है क्योंकि अमेरिका की तरफ से इस तरीके की बयानबाजी हमने देखी है इससे पहले। पूछा है आपने जी राजीव भाटिया जी आपसे जी। आज इस विषय के ऊपर बहुत ज्यादा कथन आ रहे हैं, तो नेटो की तरफ से भी आ रहे हैं और उसकी तरफ से भी आ रहे हैं, तो ये जरूरी है कि उनको बहुत हम आलोचनात्मक दृष्टि से देखकर समझकर तब भारत का अपना एक रुख तय करें। आपका जो मुख्य प्रश्न है उससे बिल्कुल साफ जाहिर है कि अभी हमें नहीं लगता है कि ऐसी कोई बात है कि रूस जो है यूएसएसआर को बनाना चाहते हैं जी। अगर बनाना चाहे तब भी वो प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि यूएसएसआर में आपको याद है न केवल यूरोप के कुछ इस समय जो आजाद देश है सदस्य थे, बल्कि सेंट्रल एशिया के देश थे जो शामिल होते थे, वो सब नहीं हो सकते। अगर रूस को अपनी सुरक्षा की चिंता नहीं है, रूस की सुरक्षा यूरोप की सुरक्षा से जुड़ी हुई है और अब जो इस समय विद्वान हैं इस विषय के ये बता रहे हैं कि पिछले 30 सालों में पश्चिम की तरफ से बहुत से गलत कदम उठाए गए और उसकी चरम सीमा ये हुई कि जब बराबर मिस्टर पुतिन ने कहा कि भाई कम से कम यूक्रेन को नेटो के भीतर मत आने दो, तब भी उसको ठीक से नहीं लिया गया। और जब राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि ये एक रेड लाइन है मेरी, यदि इसको आप क्रॉस करेंगे तो मुझे अपनी कुछ न कुछ प्रतिक्रिया करनी पड़ेगी, उसकी भी उपेक्षा की गई। तो ये हम कह सकते हैं कि जो पश्चिम की डिप्लोमेसी है, पश्चिम की जो कूटनीति है
ये उसकी एक असफलता का बहुत बड़ा प्रमाण है और इसलिए भारत ये बहुत जरूरी है। जैसे पहले दत्ता साहब ने भी कहा कि भारत हर चीज की समीक्षा ठीक से करे और उसके पश्चात सारे अपने साथों का, अपने प्रयत्नों का एक ही दृष्टिकोण रखे और वो ये कि किस तरह जल्दी से जल्दी हम शांति लाने में, समझौता करने में अपना योगदान कर सकते। जी बिल्कुल, हम शांति लाने में और जो माहौल है उसे बेहतर करने में मदद कर सके, वो सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर हो जाता है। विनोद दत्ता जी, आपको क्या लगता है जो नाटो देश है वो अब हमला नहीं करेंगे, ऐसी बात सामने आ रही है और साफ तौर पर रूस ने भी चेता दिया था कि ऐसा अगर होगा तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। तो क्या लगता है कि ये जो पूरी स्थिति यहाँ पर है, आगे की क्या संभावनाएं हैं मौजूदा हालात देखते हुए, क्योंकि यूक्रेन भी लगातार ये बात कह रहा है कि हमें अलग थलग छोड़ दिया है पूरी दुनिया ने, हमारा कोई साथ यहाँ पर नहीं दे रहा है। बिल्कुल, देखिए यूक्रेन का इस तरह का जो स्टेटमेंट देना पूरे विश्व के लिए एक शर्मनाक बात है, क्योंकि देखिए एक देश गुहार लगा रहा है कि मुझे मदद चाहिए और हम कोई मदद उसकी कर नहीं पा रहे हैं नहीं करना नहीं चाहते हैं जी। और खासकर देखिए जो सुपर पावर्स हैं, अगर उन्होंने मैं तो कहता हूं चलिए नेटो फोर्सेस का इन्वॉल्वमेंट वहां नहीं बनता है क्योंकि यूक्रेन नेटो सदस्य नहीं है और वहां नेटो फोर्सेस नहीं भेजी जा सकती। दूसरी चीज देखिए, यूएनओ की जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं या जो पीस कीपिंग फोर्सेस हैं, यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्स, वो क्यों नहीं लगाई जा सकती? वो अफगानिस्तान में क्यों नहीं लगाई गई? देखिए जो परमानेंट सीट ले रखी है इन 5 देशों ने, ये किसी तीसरे को या किसी छठवें देश को नहीं आने देना चाहते हैं। क्या ये इनकी बापोदी है? क्या इनकी जिम्मेदारी है ये? तो वो आप ये देखिए कि विश्व स्तर में क्यों नहीं वो यूनाइटेड नेशंस की जितनी फोर्सेस हैं, जितने कंट्रीज उसमें मेंबर हैं और जो सक्षम हैं, क्यों नहीं इस जो वर्ल्ड का जो भार है या इस तरह के जो चैलेंजेस हैं उनको शेयर नहीं कर सकते? लेकिन उनकी न कोई मंशा है न वो करना चाहते हैं, क्योंकि आप ये देखिए अफगानिस्तान को किस हालत में अमेरिका छोड़ के चला गया। वहां भी यूनाइटेड नेशंस की जो पीस कीपिंग फोर्सेस हैं वो नहीं लगाई गई, यहाँ भी कम से कम लगाई जा सकती थी। एक उर्दू में बड़ा अच्छा शेर है, कहते हैं ना कि इंसान को बनाया इंसानियत, खुदा ने इंसान को बनाया इंसानियत के वास्ते, वरना तात के लिए कारोबियां बहुत थे जी। तो मतलब ऐसी इबादत के लिए और तो बहुत फरिश्ते हैं, तो ऐसे फरिश्तों का आप क्या करेंगे जो सही समय पे? मैं ये कहता हूं चलो यूक्रेन ने कोई भी गलती की हो या कुछ किया हो, लेकिन क्या उनके नागरिकों का क्या दोष है? क्या दोष है उन अफगानिस्तान के नागरिकों का जिन पे अत्याचार हो रहा है, जिन महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, जिन बच्चों को 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही है? कहाँ है ये यूनाइटेड नेशंस के परमानेंट मेंबर्स? जी जी। क्यों पीस एनफोर्समेंट नहीं किया जा सकता? क्या ये इतनी बड़ी समस्या है? क्या वहां जब अमेरिका वहां 10 जहाज लोड सामरिक सामग्री भेज सकता है, तो वहां यूनाइटेड नेशंस की जो फोर्सेस हैं वो क्यों नहीं लैंड कर सकती? और वो पीस एनफोर्समेंट क्यों नहीं कर सकती? क्यों वो नेगोशिएटिंग टेबल पे नहीं ला सकती? जी, आपके हिसाब से जो नाटो देश है उनको मदद करनी चाहिए यहाँ पर यूक्रेन की, क्योंकि पहले तो वो लोग लगातार यूक्रेन का सपोर्ट करने की बात कर रहे थे, लेकिन अब जब जरूरत पड़ी है यूक्रेन को तो उनके साथ कोई भी नहीं खड़ा हुआ है। और इस तरीके के बयान जो उन्होंने दिया है, इससे साफ तौर पर यही जाहिर होता है और शायद यही वजह है विनोद दत्ता जी कि अब यूक्रेन ने हथियार डालने की भी अब रजामंदी ही दे दी है एक तरीके से देखा जाए तो, क्योंकि उन्होंने कहा है कि हम बातचीत करना चाहते हैं इस मसले पर। चलिए ठीक है, महेश वर्मा जी, अब जो भारतीय है उनको निकालने के लिए आप बता रहे हैं कि अहम कदम तो उठाए गए हैं भारत सरकार की तरफ से, लेकिन आज ही एक छात्र से बात हो रही थी हमारी, तो उनका ये कहना था जो दूसरी कंट्रीज हैं, दूसरे देश है, वो पहले ही अपने नागरिकों को बाहर ले गए हैं, यूक्रेन से अपने देश वापस ले गए हैं, लेकिन भारत में इतनी देर क्यों हो गई? जो ये नौबत आ गई कि अब लड़ाई शुरू हो गई है, जंग शुरू हो गई है, तब उन्हें बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। हमारी एक वाइसी तो 15 दिन 20 दिन पहले से ही जारी थी जी। आ रहे हैं, जिनको आना था। बहुत ऐसे बच्चे थे जो एडामेंट थे, जो उनको लग रहा था कि हो सकता है चुनाव वो युद्ध जो है टल जाए। और बीच में एक बार रूस के राष्ट्रपति पुतिन का बयान भी था कि अभी हम युद्ध की स्थिति में नहीं जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे डेवलपमेंट हो रहे थे नाटो देशों का जिस तरह से इनिशिएटिव था।
और उससे बड़ी अजीब सी बात जायरा जी जो अभी भाटिया जी कह रहे हैं, आज यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो है प्रासंगिकता क्या रह गई? या वो अफगानिस्तान को देख लीजिए, या अभी इस तरह से यूक्रेन के साथ जो अभी यूक्रेन और रशिया के बीच में जो हुआ, तो इन सब चीजों में ये सब चीजें टाली जा सकती है। इन सब चीजों के ऊपर जो है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो है अच्छी पकड़ बना सकता था, अच्छे तरीके से इस चीज को कहीं ना कहीं लोगों को बिठा के समझा के एक डायलॉग के जरिए। यूक्रेन का भी जो एक डिसीजन था, वो एक ट्रीटी जो यूएसएसआर के बीच के सारे कंट्रीज के बीच में उनका स्ट्रेटेजिकली बहुत सारी चीजें आपस में एक दूसरे को ये करते हैं, ऐसे में नाटो देशों का वहां जाना, और ये सारा जो है ना, ये सारा झगड़ा गैस को लेकर है, पेट्रोलियम को लेकर है। तो ये पेट्रोलियम की जो वर्चस्व की लड़ाई है, इसमें पूरे विश्व को संकट में डाल देना। अब इस तरह की चीजों को अगर एनालिसिस कीजिए तो आज देखिए यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मात्र एक राणा आयोग पत्रकार है, उसके लिए चिंता कर रहा है जो भारत में कि भाई उसका उत्पीड़न ना हो। पता नहीं कहाँ से उसको उत्पीड़न का नजर आ गया। तो वो इस तरह के अब बयान देने का एक प्लेटफॉर्म बन गया है जी, जहाँ से इस तरह के बयान दिलवाए जा रहे हैं, जहाँ इस तरह की चीजों को कहवाया जा रहा है। तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो कि आज की डेट में अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन फेल हुआ है विश्व में, तो निश्चित रूप से मैं कहूंगा कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन हुआ है। दूसरा कि नाटो के जो नाटो कंट्रीज ने जिस तरह से यूक्रेन को बढ़ाया चढ़ाया और जिस तरह से उसके अंदर एक उन्माद डाले, और जिस तरह से वहाँ के नागरिकों के आज जान माल की जो है वो संकट में डाला गया है, निश्चित रूप से ये कोई मानवतावादी सोच नहीं है। ये जिन लोगों ने भी किया है, ये एक तरह से मैं कहूंगा कि ये बहुत मानवता के खिलाफ भी है। जी, मनीष प्रधान, उनसे बात करते हैं। मनीष प्रधान जी, बहुत स्वागत है आपका। और सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि आपकी बेटी अभी यूक्रेन में फंसी हुई है, हालांकि कोशिश लगातार जारी है सरकार की तरफ से कि जल्द से जल्द वो इंडिया वापस आए, लेकिन आपकी उनसे बात हुई हो तो क्या कुछ वो बता रही हैं, कैसी परिस्थिति का सामना वो वहां पर कर रही हैं? नहीं, अभी वो मेरी बेटी ध्वनि जो है वो अभी ठीक है, वो लोग सेफ जोन में है जी, कोई दिक्कत नहीं आ रही है जी। तो और वहाँ जो अपनी जो इंडिया एम्बेसी है वो लोग सब पूरे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर है, एमपी ऑफिस से है, सब लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, सबका बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। जी जी। मनीष जी, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या जिस यूनिवर्सिटी में वो पढ़ती हैं उनकी तरफ से कोई पहले मदद नहीं उन्हें दी गई, जो अब हालात काफी बिगड़ चुके हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुई। वो उसहोरड यूनिवर्सिटी में है और वो यूनिवर्सिटी वाले बहुत अच्छी तरह से हेल्प कर रहे हैं, अच्छी तरह से ख्याल रख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आ रही वो लोग को वहाँ पे। यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। जी, ऐसी भी खबरें आ रही थी मनीष जी कि जो बच्चे हैं तमाम वहाँ पे फंसे हुए हैं, कोई मेट्रो स्टेशन में छुपे हुए हैं, कहीं गोडाउन में छुपे हुए हैं बचने के लिए। क्या सही है ये सारी बातें, क्या बता रही हैं वो? नहीं, वो एक्चुअली क्या है मैडम के सब वो अलग अलग जगह में है, तो वहाँ का क्या सिचुएशन मैं एग्जैक्ट नहीं बता पाऊंगा। मेरी बच्ची उजहोरड में है, तो उजहोरड में काफी सेफ है, वहाँ पे इतना अभी तक प्रॉब्लम नहीं आया है, अभी तक नहीं आया है। जी जी, चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और खास मेहमान भी हमारे साथ बने हुए हैं। अजय उपाध्याय जी, आपके पास आना चाहूंगी अब। तो जैसे कि हमने देखा, अजय उपाध्याय जी, ये मनीष जी जुड़े थे हमारे साथ, जिनका कहना था इनकी बच्ची तो फिलहाल वहां पर सेफ जोन में है, लेकिन तमाम ऐसे छात्र हैं जो अभी भी काफी खतरे के बीच वहां पर रह रहे हैं। और जैसे मैंने पहले भी महेश जी से भी ये बात पूछी थी कि आज दोपहर एक छात्र से बात हो रही थी हमारी, तो वो कह रहे थे कि तमाम दूसरे देशों ने तो अपने नागरिकों को बाहर निकाल लिया है, लेकिन भारत को काफी देर हो गई है। आपको नहीं लगता है कि थोड़ा पहले इवैक्यूएशन कर लेना चाहिए था? महेश जी से पूछा और महेश जी ने पूरे अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषक के तौर पे तो सारी बातें रख दी, लेकिन भाजपा प्रवक्ता की जो एक जिम्मेवारी होती है सरकार के पक्ष के साथ, इस बात का जो प्रश्न आपने किया था, प्रश्न उन्हीं से किया जाना चाहिए था। हम तो 17 तारीख से आगाह कर रहे थे, सरकार से विनती कर रहे थे कि ये संभावना जो जिस तरह की दिख रही है और जो सिचुएशन है, उस सिचुएशन में हमारे छात्र, हमारे नौजवान वहां फंसे न किसी भी स्थिति में। पहले भी अफगानिस्तान में भी जब इस तरह की घटना हुई थी, अंतिम तक सरकार वेट करती रही और जब सारे मामले फंस गए, हम सब ने देखा क्या हालात हुए थे। क्या पता इस सरकार को क्या होता है, सिर्फ ये जब मुश्किल में फंस जाता है पूरी सिस्टम, तब जाकर के एक्टिव होने का ड्रामा करती है। आपने देखा कोविड के टाइम में भी क्या हाल हुआ, कितने हजारों लोग पैदल चल रहे हैं, सारी चीजें हो रही है, लोग परेशान है, सरकार को कोई लेना देना नहीं होता है। सरकार की अपनी एक जिम्मेवारी होती है। जहां तक विदेश नीति के
संदर्भ की बात करें तो निश्चित तौर पे विदेश नीति की एक निरंतरता है और विदेश नीति का अपना एक पक्ष है, लेकिन सरकार के व्यक्तिगत फैसलों से भी कई बार वो प्रभावित होता है। मैं मानता हूं कि भारत की विदेश नीति की निरंतरता और जो परिस्थितियां हैं उसमें हमें इन चीजों पर ख्याल रखना होगा। कहीं ना कहीं पिछले 6-7 सालों में जिस तरह की गतिविधि सरकार के तरफ से हुई है उसके नतीजे हर जगह फेलियर हुए हैं, चाहे एशिया के संदर्भ में देखें, बायलैटरल रिलेशन, पारस्परिक दो देशों के संबंधों के संदर्भ में देखें या वैश्विक राजनीति के संदर्भ में देखें। सिर्फ जाकर के अब की बार ट्रम्प सरकार करने से देश की राजनीति और देश की विदेश नीति नहीं बदलेगी। देश की विदेश नीति की एक अपनी संदर्भ होते हैं। चाइना के साथ आप झूला झूले, पाकिस्तान चले गए घूमने, अम्मा जान का पैर छूने, लेकिन हुआ क्या? नतीजा तो कुछ नहीं है। नतीजा तो वही है जो इतने सालों से भारत को जो थ्रेट परसेप्शन है वो थ्रेट ठीक है अजय उपाध्याय जी। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं यहाँ पर ये बात भी ठीक है कि पहले ही कहीं ना कहीं कदम उठाए जाते तो बेहतर होता। जो जिन परिस्थितियों का सामना छात्र अभी वहां पर कर रहे हैं शायद उन्हें वो चीजें फेस ना करनी पड़ती। अब भले ही अब ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है, छात्रों को लाने की कोशिश शुरू कर दी गई है, लेकिन हो सकता है कि थोड़ी देर हो। अगर पहले होता तो इन हालात का सामना उन्हें ना करना पड़ता। राजीव भाटिया जी कि अब क्या लग रहा है कि भारत को किस तरीके से अब यहाँ पर स्टैंड लेना चाहिए, क्योंकि अमेरिका की हम बात करें तो कहीं ना कहीं भारत वहां से भी अपनी दोस्ती नहीं खत्म कर सकता है और साथ ही साथ रूस से भी उसके बेहतर संबंध हैं, वो भी नहीं खत्म कर सकता है भारत यहाँ पर। तो जैसे हमने पहले भी बात की थी विनोद दत्ता जी से, वो कह रहे थे न्यूट्रल स्थिति यहाँ पर भारत की रहनी चाहिए। तो ऐसे में क्या कोई ऐसा कदम भारत की तरफ से उठाया जा सकता है कि ये जो हालात हैं इनको समझौता करवाने में क्या कुछ रणनीति हो सकती है भारत की तरफ से, कैसे मदद की जा सकती है? ये अच्छा प्रश्न कहूंगा मैं, इसलिए चूंकि इस जटिल और गंभीर स्थिति में भारत की विदेश नीति के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। और चुनौती इसलिए है क्योंकि जो तीन पक्ष आपस में लड़ रहे हैं, यानी अमेरिका, यूरोपियन यूनियन और रूस, तीनों ही हमारे दोस्त हैं जी। और तीनों को हम ये मानते हैं कि उनको हमारी जरूरत है और हमें उनकी जरूरत है। इसलिए जब आपके तीन मित्र हैं और तीनों आपस में झगड़े में जुड़ गए हैं तो उस समय भारत का क्या कदम होना चाहिए? भारत उनमें से किसी को एक को नहीं चुन सकता है, उसको बराबर इस बात का यत्न करना होगा कि किस तरह से इस समस्या का सुझाव किया जाए। यही इस समय दिल्ली कर रही है। अब मुझे मालूम है कि आज एक विशेष दिन है क्योंकि यूनाइटेड नेशंस में एक सिक्योरिटी काउंसिल में प्रस्ताव रखा गया है और वो अमेरिका और यूरोप की तरफ से यही है कि पूरी तरह से रूस की निंदा की जाए, रूस की आलोचना की जाए और उसके ऊपर भारत की सरकार पर दबाव है कि आप हमारा समर्थन कीजिए। दूसरी तरफ रूस की तरफ से निस्संदेह पूरा प्रेशर होगा कि आप किसी भी हालत में उस प्रस्ताव का साथ न जाएं, उसका समर्थन न करें। तो इसमें अभी विशेष रूप से आज रात को ही मालूम पड़ जाएगा कि किस तरह से भारत बुद्धिमत्ता से इस मसले को सुलझाता है। और यदि आप अनुमति दें तो मैं कहना चाहूंगा, आपने बार बार ठीक तरीके से जो हमारे बच्चे वहां पर फंसे हुए उनके बारे में कहा है, मैं अपने अनुभव के आधार पे आपको बताना चाहूंगा कि इन चीजों में थोड़ा सा समय जरूर लगता है। अब ये सही है कि तकरीबन 7 या 8 दिन पहले ही तय किया गया कि भाई हमें विद्यार्थियों को वहां से निकालना है और उसके लिए कदम उठाने में शुरुआत की गई। विदेश मंत्रालय में कंट्रोल रूम बनाया गया, सारे अफसरों को वहां पर भेजा गया, दूतावास सारे काम कर रहा है। और सबसे बड़ी चीज हमारे आज प्रधानमंत्री जी ने जब सवेरे या कल रात को जब राष्ट्रपति पुतिन से बात करी तो जो सारे संदेश उन्होंने दिए थे उनमें से एक संदेश ये भी था कि हमारे छात्र वहां पर हैं, उनकी सुरक्षा हमारे लिए एक प्राथमिकता रखती है। तो हमारे पास इतना इस समय साधन है कि हम राष्ट्रपति से सीधे अपने विद्यार्थियों की सुरक्षा के बारे में बात कर सकें। अच्छी बात है। कल निस्संदेह हर्षवर्धन श्रृंगला फॉरेन सेक्रेटरी ने बहुत विस्तार से आपके लोगों को, पत्रकारों को बताया था। तो मैं इन सब लोगों को, इन सब व्यवस्थाओं को जानता हूँ। एक तरफ मुझे जो पेरेंट्स हैं उनकी चिंता के बारे में पूरा आभास है, दूसरी तरफ मैं ये देख सकता हूँ कि हमारी व्यवस्था कठिन परिस्थितियों के बावजूद पूरा काम कर रही है और हमें उम्मीद करनी चाहिए। भारत एक ऐसा देश है जो कि हमेशा एक साहस से और धैर्य से काम करता है। मैं समझता हूँ कि अगले 2-3 दिनों में, 4 दिनों में
आप काफी प्रगति देखेंगे। जी जी, उम्मीद यही की जा सकती है, बेहतर की उम्मीद की जा सकती है आने वाले दिनों में। विनोद दत्ता जी, इससे पहले आप कह रहे थे कि नाटो देशों को मदद करनी चाहिए यूक्रेन की, लेकिन ये भी बातें सामने आ रही थी कि अगर ऐसा होता है तो वर्ल्ड वॉर 3 की भी संभावनाएं हो सकती हैं। ऐसे में किस तरीके से देखा जाए इस पूरे घटना को, जैसे कि आप बता रहे हैं? देखिए, वर्ल्ड वॉर 3 की तो कोई संभावना है नहीं जी। और वर्ल्ड वॉर 3 केवल एक ही सिचुएशन में ट्रिगर हो सकता है अगर कोई न्यूक्लियर एंगल इस वॉर में आ जाए। जैसे देखिए, चेर्नोबिल में रूस का कब्जा हो गया है, तो बाई एरर ऑफ जजमेंट या एरर ऑफ इंटेंट या एरर ऑफ कैलकुलेशन की वजह से कोई इस तरह का लीक होता है तो उसको मिस इंटरप्रेट किया जाए, लेकिन उसके चांसेस बड़े कम हैं क्योंकि रूस भी एक जिम्मेदार देश है, वो ऐसी गलतियां नहीं करेगा। दूसरी चीज देखिए, अभी जिस तरह के वहाँ कंटूर्स पढ़ने को मिल रहे हैं उसमें ये बिल्कुल बात साफ कर दी गई है कि ये रशिया ने अमेरिका को काफी सिग्नल्स दिए, काफी वार्निंग दी, काफी समय दिया, लेकिन वेस्ट ने, जैसा भाटिया साहब ने भी बताया कि भाई वेस्ट ने उस पर कोई ज्यादा तवज्जो नहीं दी। तो जब आप देखिए, सन 71 की लड़ाई अगर आप देखें भारत और पाकिस्तान के बीच, श्रीमती इंदिरा गांधी ने हर जगह गुहार लगाई जब शरणार्थी, जब जनरल टिक्का खान को भेजा था ईस्ट पाकिस्तान में, जिसे बुचर ऑफ ईस्ट पाकिस्तान कहते हैं, तो वहाँ उन्होंने क्या किया, वहाँ उन्होंने बिल्कुल कत्लेआम शुरू किया, महिलाओं को, मतलब मिलियंस ऑफ विमेन वर रेप्ड, इंटेलिजेंसिया जो थी उसको मार दिया गया और वहां से शरणार्थी पलायन करने लगे। श्रीमती गांधी ने सब जगह गुहार लगाई लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला, तो भारत को फिर ये काइनेटिक ऑपरेशन का जो एक्शन था वो लेना पड़ा। तो अगर देखिए, रूस भी आज उसी स्थिति में है जब उसने सब जगह रशिया नॉक्ड एट ऑल डोर्स, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला तो उसने ये एक्शन लिया। तो वर्ल्ड वॉर 3 देखिए, आजकल वॉरफेयर इज अ वेरी कॉस्टली अफेयर, इट इज अ वेरी कॉस्टली हॉबी, नेशंस कांट अफोर्ड इट। आज अमेरिका क्यों अपने कदम चाहते भी यही है कि ऐसा बिल्कुल ना हो। और शर्मा जी, आपके पास आऊंगी अब। तो ये जो जंग हो रही है महेश जी, इसका ग्लोबली इफेक्ट हम देख रहे हैं, और खासतौर से हम भारत की बात करें तो कहीं ना कहीं जो 60 से 70% जो हथियार हैं वो यूक्रेन से आते हैं भारत में, और ग्लोबली इसका खासा असर हमें देखने को मिल सकता है। आयात निर्यात भी भारत पे काफी असर इस चीज का पड़ सकता है आने वाले दिनों में, अगर जल्द ही हालात बेहतर नहीं हुए तो। ऐसे में क्या कहा जाए, और किस तरीके से आपका रिएक्शन जानना चाहूंगी इस मसले पर कि कैसी स्थिति और भी खराब हो सकती है अगर जल्द ही जो स्थिति है उसे कंट्रोल नहीं किया गया तो? सारा फोकस क्यों पे किया हुआ है जी, और यूक्रेन जो मिलिट्री है उन्होंने अपने रास्ते को खुद, पुल और रोड को वो तोड़ते जा रहे हैं ताकि रशियन आर्मी जो है कैपिटल में घुस ना सके। और इस समय जो टारगेट है वो रशियन आर्मी की वो पूरी तरह से क्यों ही है, जो कैपिटल ऑफ यूक्रेन है। बाकी और शहरों पे उनका कोई ज्यादा तवज्जो नहीं है, वो पूरी तरह से इसी को घेरे हुए हैं ताकि यहाँ घेर के और एक सरकार को हम कहीं ना कहीं लेट डाउन करें और उसके साथ एक समझौते की बात हो। तो ये तो मुझे दृश्य जो दिखाई दे रहा है कि ये युद्ध ज्यादा दिनों तक चलने वाली स्थिति में नहीं है, लेकिन मानवीय दृष्टि से जो कुछ भी नुकसान हुआ है जान माल का, वो बहुत दुखद है। अब रही बात की जो आप बात कह रहे हैं कि इसमें एक सैंक्शन जो है नाटो की तरफ से या अमेरिका की तरफ से या अमेरिका की धौस में कहीं यूनाइटेड नेशन भी आ गया या जो यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल है उसका किसी तरह का कोई रेस्ट्रिक्शन या प्रतिबंध आता है, तो इसका कोई ज्यादा खामियाजा हमें भुगतना पड़े ऐसा मैं नहीं सोचता, क्योंकि ये सब चीजें जो है ये उनके ऊपर लागू है जो जहाँ पे रशिया जो है सबसे ज्यादा गैस और पेट्रोलियम की सप्लाई करता है। हालांकि हम भी रशिया से लेते हैं किसी चीज को, लेकिन वहाँ पे हमारे लिए एक सहज, रशिया हमारा एक सहज पार्टनर है और स्ट्रेटेजिकली हम एक दूसरे को बहुत हर तरह से जो है, जैसे आपने कहा कि आर्मी अभी हाल में ही हमने एमयू साइन किया, उस एमयू में रशिया ने जो है हमारे यहाँ ही हथियारों की फैक्ट्री लगाने की अपनी सहमति दे दी। तो बहुत ऐसी सारी चीजें जो है रशिया से हमारे साथ
जुड़ा हुआ है और निश्चित रूप से रशिया किसी युद्ध में इन्वॉल्व होगा। अब बात रही यूक्रेन की, तो यूक्रेन भी उसी का एक पार्ट है। जी जी। जहाँ लोग, हमारे लोग जो है यूक्रेन और रशिया को बांट के नहीं जाते हैं, वो सोचते हैं कि दोनों एक ही हैं। बॉर्डर भी अब तक खुले हुए थे, आने जाने में कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जिस तरह के हालात और सिचुएशन बनाया गया, नाटो ने जिस तरह से इसके ऊपर जो है जिस तरह से उकसावे भरे बयान दिए गए कि हम लोग ये कर देंगे वो कर देंगे। अभी कल तक ये पता चल रहा था कि 100 उन्होंने मिसाइल लगा दिए, ऐसे कर दिए वैसे कर दिए। अब एक आदमी के अंदर उन्माद भर दो और उन्माद भर के और फिर उससे उसका कोई सॉल्यूशन ना निकालो, उस देश के नागरिकों के जान संकट में डाल दो। तो ये तो इस समय जो है, अगर पूरे विश्व को कहीं इस चीज के लिए कहीं भर्त्सना करनी चाहिए और कहीं किसी चीज के लिए काउंटर करना चाहिए। अब ये अलग बात है कि आप दोस्ती यारी भारत की नाटो से भी है, यूरोपियन कंट्री से भी है, अमेरिका से भी है, रूस से भी है। लेकिन हमारा अगर कोई स्वाभाविक दोस्त है तो रूस है। रूस को कहीं संकट में किसने डाला? नाटो को क्या जरूरत है? अगर यूक्रेन, अगर नाटो को क्या मालूम नहीं है कि जो सोवियत यूनियन के जो कंट्रीज है उनके बीच में ट्रीटी क्या है? आपस में उनके स्ट्रेटेजिकली जितने भी प्लेसेस हैं, आज जो एटॉमिक जितने भी प्लेसेस है, यूक्रेन का जो पूर्वी हिस्सा है जिसको सबसे ज्यादा सेंसिटिव माना जाता है, तो उस दृष्टि से ये एक पूरी तरह से बदमाशी है। और इसके लिए जो कल्प्रिट है उसके लिए पूरे मुल्क दुनिया भर के उसके लिए सोचे कि इस तरह की सिचुएशन क्रिएट करना और फिर इस तरह से लड़ाई झगड़ा करना, फिर उसमें निर्दोष लोगों का जान जाना, और इस तरह से एक वैश्विक महामारी चल रही है उसमें ऐसे ही हम लचर स्थिति में है आर्थिक रूप से। जी 600% जो है पेट्रोलियम का रेट जो है यूरोप में भागा हुआ है। अब इसके बाद क्या होगा? वहाँ लोगों में किस तरह से हाय तौबा मचेगी। जी दूसरी बात ये जा रहा जी कहूंगा कि हमारे कांग्रेस के जो मित्र कह रहे थे कि मतलब इनके बातों से ऐसा लग रहा है कि अभी जो यूक्रेन में जो है अगर कोई चीज बचा हुआ तो सिर्फ भारतीय बचे हुए हैं और किसी देश के लोग वहाँ फंसे ही नहीं है। वहां से निकालने का जो काम है, आप सोचिए कि आज के डेट में सरकार ने पूरी तरह से व्यवस्थित कर ली, किसी भी जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ। उसके पहले हाय तौबा, रुदाली, अलाप बिलाप प्रलाप शुरू हो गया। तो क्या मतलब बनता है देश को इस तरह से, मतलब ऐसे आप नजर से देखिएगा कि हम तो बिल्कुल अक्षम लोग हैं, हमारी कोई औकात नहीं है, हम भारतीय। अब देखिए अभी वो प्रधान जी क्या कह रहे थे कि हमारी बेटी बिल्कुल खुश है, सब है, इंडियन एम्बेसी जो है पूरी तरह से वहाँ उसको अच्छे से रखा हुआ, हमें कोई चिंता नहीं। चलिए ठीक है महेश जी, अभी वक्त की कमी है मेरे पास, अभी थोड़ा समय की कमी है। अजय उपाध्याय जी से भी जानना चाहूंगी कि आप किस तरीके से देख रहे हैं, जिस तरीके से पहले ही महंगाई इतना आसमान छू रही है और हम अर्थव्यवस्था की भी अगर बात करें तो वो भी कोविड के बाद क्या स्थिति है सभी जानते हैं। अगर यही हालात बने रहे तो क्या उम्मीद की जाए फिर आगे? देखिए, हालात तो नहीं बने रहेंगे, हालात तो सुधरेंगे, क्योंकि वैश्विक जो ताकतें हैं उनको भी इस बात का एहसास है कि यदि ये हालात बने रहेंगे तो सबसे ज्यादा हानि उन्हीं को उठानी पड़ेगी। चाहे यूरोपियन यूनियन हो, चाहे अमेरिकन ब्लॉक्स हो, चाहे इंक्लूडिंग रसा को भी आर्थिक तौर पे हानि होगी। और ये तत्कालिक मोमेंट है। मुझे लगता है कि सारे विशेषज्ञों ने भी बात की है, चाहे विनोद दत्ता जी हो या राजीव भाटिया जी, ये लोग विद्वान लोग हैं, विशेषज्ञ हैं, और इन लोगों की बातों में मैं बहुत हद तक सच्चाई को देख रहा हूँ, दूरदर्शिता देख रहा हूँ कि ये लंबा नहीं होगा। हेजोमोनिक एक टेंडेंसी है रसा की, और रसा की पहले भी रही है, अपना एक वर्चस्व बनाना चाहता है कम से कम उन देशों में जो उनके आसपास के देश हैं, और ये स्वाभाविक है, उनकी विदेश नीति का ये रिक्वायरमेंट है। लेकिन एक चीज को जरूर ध्यान रखना होगा, इससे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जो एक वर्ल्ड ऑर्डर है उससे कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ेगा। जो सोवरन नेशन है, सोवरन नेशन की कहीं ना कहीं अखंडता, संप्रभुता पर एक प्रश्न लगेगा, और इससे बड़े देश जो मजबूत देश हैं वो छोटे देशों को कब हथियाने का काम करें, इस पर भी एक नए सिरे से देखनी होगी। एक नए ब्लॉक विश्व में जरूर इस सिचुएशन से आगे आएंगे और देखेंगे, चाहे चाइना जिस तरह सर्किल कर रहा है आसपास के देशों को, या बाकी देश जिस तरह से हैं, इस पर एक अलग से चर्चा और अलग से विश्लेषण वैश्विक स्तर पर होगी। जहां तक बात उन्होंने हमारे कंसर्न की है, अब क्या कहूं मैं, रुदाली, प्रलाप, अरे भैया वहाँ के छात्रों को जरा देख लीजिए। एक जरूर एक गार्जियन ने सच्चाई है कि वो
बॉर्डर के पास नहीं होंगे, इसलिए उनकी अच्छा वो सेफ है। बिल्कुल, चलिए ठीक है, ये सब आरोप प्रत्यारोप तो आप एक दूसरे पर लगाते ही हैं, पक्ष विपक्ष का यही काम होता है। लेकिन चलिए विनोद दत्ता जी से मैं एक आखिरी कमेंट लेना चाहूंगी। अजय उपाध्याय जी, अभी समय की कमी है मेरे पास। विनोद दत्ता जी, आपको क्या लग रहा है, अब एक समझौते की तरफ एक कदम तो यहाँ पर बढ़ाया गया है, जैसे कि मैंने शुरू में भी बात की थी, अब रूस और यूक्रेन माने तो है बात करने के लिए, हथियार डालने की भी बात कही गई है रूस की तरफ से। तो क्या माना जाए कि किस तरीके से समझौता ये हो सकता है, आखिर किन बातों को लेकर और किन चीजों को माना जाएगा एक सशर्त होगा, क्योंकि ये जो भी होगा? देखिए, रूस ने दो चीजें बड़ी साफ कर दी हैं। पहले तो उसने कहा है कि पूरी यूक्रेन की जो फौज है उसको डीमिलिटराइज किया जाएगा, और दूसरा पूरा उस जो हुकूमत है उसको डीपोलिटिसाइज किया जाएगा। और मेरा अपना मानना है कि ज़ेलेंस्की साहब को एक कोई सेफ कॉरिडोर दे दिया जाएगा कि आप कहीं और की नागरिकता ले सकते हैं या कहीं और जाके बच सकते हैं। और पुतिन साहब ये चाहेंगे कि वहाँ हुकूमत पे ऐसा बंदा काबिज हो जो उनकी बात, उनका साउंड बोर्ड हो, जो उनकी बातों का मान रखे और उनके जो डिजाइन्स हैं उनको परस्यू करे। और रही बात मिलिट्री की, बिकॉज मिलिटरीली रशिया चाहेगा कि यूक्रेन एक उसका वेसल स्टेट बन के रहे, और जितनी जो वर्चस्व है या जो लास्ट कॉल है, या जिसे अंग्रेजी में कहते हैं कॉलिंग दी शॉट्स विल बी विद रशिया। तो मुझे लगता है कि रशिया इन दो मुद्दों पे नेगोशिएट करेगा और यूक्रेन के पास कोई बहुत ज्यादा विकल्प है नहीं। जी जी, चलिए बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का। तो यूक्रेन के पास ज्यादा विकल्प यहाँ पर है नहीं, क्योंकि जो दूसरे देश हैं वो उनकी मदद नहीं कर रहे हैं। हालांकि लगातार यूक्रेन की तरफ से गुहार लगाई जा रही है, मदद मांगी गई, लेकिन उनका कहना है कि हमें अलग थलग छोड़ दिया गया है। लेकिन अब समझौते की तरफ एक स्टेप जरूर बढ़ा है। रूस और यूक्रेन में बात हुई है, रूस ने कहा है कि सशर्त हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, टेबल टॉक के लिए अब रूस भी तैयार है और यूक्रेन भी तैयार है। लेकिन आने वाले दिनों में देखना होगा कि किस तरीके से ये जो हालात हैं सुधरते हैं, या फिर ये जो जंग की स्थिति यूक्रेन में बनी हुई है कुछ दिन और ऐसे ही जारी रहेगी। इसी के साथ लोकतंत्र में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।